नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं नए तेवर नए कलेवर के साथ। नया सवेरा के इस विशेष अंक को लेकर मैं हूं शैला निगार, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी भावना। सुप्रभात शैला, धन्यवाद। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, और जिन मुख्य खबरों में नया सवेरा में हमारी आज नजर आएगी वो है प्रधानमंत्री 3 दिवसीय दौरे पर हैं और 5 राज्यों का दौरा करेंगे। और आज प्रधानमंत्री तेलंगाना और तमिलनाडु जाएंगे, जहाँ कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र के नाम समर्पित करेंगे। जी हाँ, और दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र से जुड़ी खबर भी आपको दिखाएंगे। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज डेफ कनेक्ट 2024 का उद्घाटन करेंगे। शैला, बिल्कुल, और मौसम की क्या कुछ अपडेट है इसके बारे में भी अपने दर्शकों को बताएंगे। अगर अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात की जाए दर्शकों, तो पाकिस्तान में शहबाज शरीफ आज दूसरी बार कमान संभालने वाले हैं। साथ ही खबरें होंगी खेल और कारोबार जगत से जुड़ी हुई भी। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री आज से तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार का करेंगे 3 दिवसीय दौरा। 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। तेलंगाना के आदिलाबाद में 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की रखी जाएगी आधारशिला। तमिलनाडु के कलपक्कम में भाविनी भी जाएंगे प्रधानमंत्री। चेन्नई में जनसभा को करेंगे संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2024 का करेंगे उद्घाटन। सशस्त्र बलों, रक्षा उद्योग, स्टार्टअप्स, शिक्षाविद और नीति निर्माता सहित प्रमुख हितधारक होंगे एकजुट। कथित शराब घोटाले की जांच में शामिल होने के लिए ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज फिर बुलाया। 7 समन को पहले ही कर चुके हैं नजरअंदाज। सदन में भाषण और वोट के लिए रिश्वत लेने वाले माननीयों पर मुकदमा चले या नहीं, आज सर्वोच्च अदालत करेगी फैसला। न्यायालय ने पिछले वर्ष 5 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला रखा था सुरक्षित। वित्त मंत्री जीएसटी प्रवर्तन प्रमुखों के राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। वस्तु और सेवा कर की चोरी रोकने, फर्जी बिल से निपटने और बेहतर कार्य प्रणाली को साझा करने पर होगा विचार विमर्श। और शहबाज शरीफ दूसरी बार संभालेंगे पाकिस्तान की कमान। आज प्रधानमंत्री पद की लेंगे शपथ। नया सवेरा में सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास खबरें। जी हाँ, और बात करते हैं प्रधानमंत्री के तमिलनाडु, तेलंगाना और ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार के 3 दिवसीय दौरे की। तो तेलंगाना दौरे पर प्रधानमंत्री आदिलाबाद में 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसमें प्रमुख रूप से ऊर्जा, सड़क, रेल सहित कई तरह की परियोजनाएं शामिल हैं। आपको दिखाते हैं तेलंगाना से हमारे सहयोगी उर्विलेश भट्ट की ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को दक्षिण भारत की यात्रा पर तेलंगाना के आदिलाबाद पहुंचेंगे, जहां पीएम मोदी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास कर उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री तेलंगाना के पेद्दापल्ली में एनटीपीसी की 800 मेगावाट की सुपर थर्मल पावर परियोजना की यूनिट 2 राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वहीं देश के कई राज्यों में ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी विकास परियोजनाओं का भी पीएम शुभारंभ करेंगे। इसमें झारखंड के चतरा में 660 मेगावाट की सुपर थर्मल पावर परियोजना, छत्तीसगढ़ के सीपत एवं बिलासपुर में फ्लाई ऐश आधारित लाइट वेट एग्रीगेट प्लांट, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के एसटीपी संयंत्र और सोनभद्र के सिंगरौली सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री अक्षय ऊर्जा से 2,500 मेगावाट बिजली की निकासी के लिए रिन्यू की कोप्पल नरेंद्र ट्रांसमिशन योजना का उद्घाटन करेंगे। ये अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन योजना कर्नाटक के कोप्पल जिले में स्थित है। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री देश के कई राज्यों में ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अपनी तेलंगाना यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री सड़क और रेल से जुड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिसमें नव विद्युतीकृत अंबारी आदिलाबाद पिंपल खुटी रेल लाइन शामिल है।
प्रधानमंत्री तेलंगाना के संगारेड्डी में 6,800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कल प्रधानमंत्री जी एक रेलवे का जो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है उसका डेडिकेशन टू नेशन करेंगे। ये सेक्शन अंबारी से पिंपलकुट्टी करीब 58 किलोमीटर्स का रूट किलोमीटर है और 70 करोड़ की लागत से तैयार हुआ था। लास्ट ईयर ये काम पूरा होने के बाद इस पे गुड्स ट्रेन्स और बाद में पैसेंजर ट्रेन भी हमने चलाना शुरू कर दिया है। ये पूरे भारतवर्ष में एक इलेक्ट्रिफिकेशन का मिशन की तरह से काम हो रहा है, जिसका ये एक पार्ट है। और अब ये नांदेड़ डिवीज़न में जो साउथ सेंट्रल रेलवे के अंदर आता है उसमें ये करीब 90% काम पूरा हो चुका है और आशा है कि इसी मार्च के अंदर सारी ही वायरिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी, 100% काम पूरा हो जाएगा। संगारेड्डी में शुरू की गई परियोजनाओं में सड़क, रेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री हैदराबाद में नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आदिलाबाद से उर्मिलेश हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। उर्मिलेश, सुप्रभात। बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा, क्योंकि इस दौरे में 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है तमिलनाडु को। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग आप दोनों को और हमारे दर्शकों को भी। निश्चित तौर से आज, जैसे कि आपने अपनी रिपोर्ट में बताया सहला, कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर तेलंगाना के आदिलाबाद में आ रहे हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है सहला कि यहाँ पर जो तमाम जो परियोजनाओं के साथ साथ, चाहे रेल हो या सड़क हो, उसके अलावा यहाँ पर जो सबसे बड़ी परियोजनाएं हैं वो थर्मल पावर से जुड़ी हुई हैं। देश को अग्रिम ऊर्जा राष्ट्र बनाने के दिशा में एक सबसे बड़ा ये कदम होगा सहला। और ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से कहते हैं कि जिसका मैं शिलान्यास करता हूं उसका उद्घाटन भी करता हूं, तो निश्चित तौर से ये जो सुपर थर्मल पावर यहाँ पर जो है इसका शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और आज जो है राष्ट्र को समर्पित भी कर रहे हैं। इस तरीके से कई जो परियोजनाएं हैं, विभिन्न परियोजनाएं, उनका जो है शिलान्यास और उद्घाटन करके राष्ट्र को समर्पित प्रधानमंत्री करेंगे। इसमें चाहे वो हिमाचल की हो या फिर जो है या उत्तराखंड की हो या फिर उत्तर प्रदेश से कई। और इसमें एक जो है थर्मल पावर ही नहीं है सहला, इसमें जो नवीनीकरण ऊर्जा और उसके अलावा जो है हरित ऊर्जा यानी ग्रीन जो हम लोग बात करते हैं वो भी इसमें शामिल है। इस तरीके से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का आज ये जो तेलंगाना का दौरा है, ये तेलंगाना के नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाएगा। आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होगा, जिसमें कि देश जो है ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रिम तो बनेगा ही, साथ ही उसके अलावा भी सड़क और जो रेल मार्ग है वो भी कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी से जुड़ेगा और तमाम उद्योगों और पर्यटकों के क्षेत्र में भी यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। उर्मिलेश, साथ ही संगारेड्डी में भी 68,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं जो प्रधानमंत्री आज राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। जी उर्मिलेश। जी बिल्कुल, ये जो योजना है, ये जो तमाम परियोजनाएं हैं वो जो है संगारेड्डी की जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मंगलवार को यहाँ पर जो है पहुँचेंगे और इसमें कई सारी महत्वपूर्ण योजनाएं होंगी संगारेड्डी में, जहाँ पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पर जो है जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही अगर बात आज प्रधानमंत्री के दौरे की करें तो इस दौरे में ये कहा जा सकता है कि आदिलाबाद की तमाम जो परियोजनाएं हैं वो जहां एक तरफ सड़क और जो है रेल है, उस दूसरी तरफ जो है ये कह सकते हैं कि जो थर्मल पावर है या नवीनी ऊर्जा की हम बात करते हैं या ग्रीन जो हम पावर की बात करते हैं वो भी इसमें शामिल है। और इसके बाद प्रधानमंत्री वहां पर जो है एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे सहला। बिल्कुल उर्मिलेश, देखिए हम जानते हैं, देखिए प्रधानमंत्री का तेलंगाना का ये जो दौरा है ये इसलिए भी और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बीते काफी समय से हम देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रधानमंत्री का विशेष जोर रहा है, साथ ही साथ स्वच्छ ऊर्जा जो ग्रीन ऊर्जा है उस पर प्रधानमंत्री खास फोकस कर रहे हैं। उस दिशा में भी आज का ये जो दौरा है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है।
जी निश्चित तौर से, क्योंकि जैसे मैंने सहला पहले भी बताया और आपने भी जो है हमारे दर्शकों को अपनी रिपोर्ट में बताया है, क्योंकि थर्मल पावर को लेकर के कई ऐसी परियोजनाएं हैं और कई ऐसे जो है योजनाएं हैं जिनको आज जो है प्रधानमंत्री देश को जो है शिलान्यास और उद्घाटन करके राष्ट्र को जो है समर्पित करेंगे। उसमें चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, जालौन, उत्तर प्रदेश जालौन और के अलावा जो है ग्रेटर नोएडा की हो, या उसके अलावा हिमाचल की है, उत्तराखंड की जो है जो नोटी जो है मोरी नोटी जो परियोजना है उसका है, उसके अलावा जो है आंध्रा विशाखापट्टनम का है। इस तरीके से कई योजनाएं हैं थर्मल पावर की जुड़ी हुई जो है राष्ट्र को उद्घाटन और समर्पित करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो रेल और सड़क परियोजना है वो भी यहाँ पर जो है उद्घाटन करेंगे, और उस उद्घाटन के बाद कहीं ना कहीं जो ये क्षेत्र है पूरा, यहाँ पर रोजगार की तो जो संभावनाएं वो तो बढ़ेंगी, साथ में पर्यटक और आवागमन के साधन से भी ये जो है कनेक्टिविटी बढ़ेगी यहाँ पर। सहला उर्मिलेश, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी का जो आज दौरा है तेलंगाना का, वो बेहद ही महत्वपूर्ण नजर आ रहा है, क्योंकि 56,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की विकास परियोजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। और इन परियोजनाओं का मुख्य फोकस जो होने वाला है वो बिजली क्षेत्र से जुड़ी जो परियोजना है उसका प्रधानमंत्री आज शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के कलपक्कम में भाविनी भी जाएंगे और चेन्नई में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कलपक्कम से तपस भट्टाचार्य की आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। और कलपक्कम से हमारे संवाददाता तपस भट्टाचार्य खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। तपस, सुप्रभात। क्या कुछ है आज की अपडेट और क्या कुछ है आज का कार्यक्रम? जी सबसे पहले तो सुप्रभात आप दोनों को। और मैं बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर के बाद यहाँ पे या तमिलनाडु में पहुंचेंगे। यहाँ पे पहला जो उनका स्टॉप होगा वो है कलपक्कम में। कलपक्कम में भाविनी वहाँ पे पहुंचेंगे। भाविनी जो है वो भारत का पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोजेक्ट है और यहाँ पे प्रधानमंत्री आएंगे और कोल्ड लोडिंग प्रोसेस पहली बार शुरुआत करेंगे। मैं ये इसलिए इसको थोड़ा सा ज़्यादा इसको तवज्जो देना चाहता हूँ कि ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत ही क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है। पूरे विश्व में भारत ऐसा दूसरा देश है जिसके पास ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टेक्नोलॉजी है और इसका कोल्ड लोडिंग प्रोसेस प्रधानमंत्री शुरू करेंगे। और उसके साथ भारत एक उन चुनिंदा देशों में शुमार हो जाएगा जिसके पास ये इस तरीके के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टेक्नोलॉजी है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि होमी भाभा ने जब ये न्यूक्लियर प्रोग्राम की शुरुआत की थी तब उन्होंने कहा था कि थोरियम बेस्ड रिएक्टर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भारत में होनी चाहिए। थोरियम बेस्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि थोरियम का जो भारत में जो वो मिलता है वो करीब 40% है पूरे विश्व का। तो थोरियम का बहुत ज़्यादा भारत में है, जबकि जो न्यूक्लियर रिएक्टर जो ट्रेडिशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स है वो यूरेनियम 235 यूज़ करते हैं जो कि बहुत ही कम मात्रा में भारत में पाया जाता है। इनफैक्ट भारत को उसको इंपोर्ट करना पड़ता है बाहर से। तो इसी वजह से ये जो सेकेंड स्टेज है, ये 3 स्टेज होता है एक न्यूक्लियर रिएक्शन न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। जो पहला जो स्टेज है जिसमें न्यूक्लियर यूरेनियम 235 यूज़ करते हैं। सेकेंड जो है ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टेक्नोलॉजी है जिससे कि एक इस तरीके से शुरू उसको करते हैं कि जो फ्यूल यूज़ होता है, जो पहले यूरेनियम 235 का जो पहला जो स्टेज है उसका रिप्रोसेस फ्यूल इसमें यूज़ किया जाएगा और उसके बाद शुरुआत होगी जो तीसरे चरण की, वो है थोरियम बेस्ड की, जिसको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो उस मील के पत्थर के लिए ये जो सेकेंड स्टेज है ये बहुत अहम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ पे आएंगे और उसका कोल्ड लोडिंग प्रोसेस शुरू करेंगे। ये कुछ महीने चलेगा, इसके बाद ये कोल्ड लोडिंग प्रोसेस जब तक ये क्रिटिकल नहीं हो जाता ये न्यूक्लियर रिएक्टर। लेकिन अपने आप में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, क्योंकि भारत, ऐसे मैंने कहा कि ये दूसरा देश भारत बन जाएगा रशिया के बाद जिसके पास इस तरीके की टेक्नोलॉजी हो जाएगी। अगर हम एनर्जी की बात करें तो अभी तक न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो भारत में उसका जो प्रतिशत है वो बहुत ही कम रहा है। एक तरह से 3 से 4% की एनर्जी अभी तक न्यूक्लियर एनर्जी आती है। लेकिन अगर इस तरीके के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कमर्शियल वायबिलिटी में आ जाते हैं तो हम देख पाएंगे कि इसका जो प्रतिशत है वो ज्यादा इंक्रीज भी करेगा। दूसरा एक अहम, प्रधानमंत्री आएंगे तो तमिलनाडु में तो एक पब्लिक रैली भी करेंगे चेन्नई में, तो वो भी लोगों में बहुत उत्साह है, उसके लिए भी लोग वहां पे भी बहुत भारी तादाद में आने की उम्मीद है।
जी तपस, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री का तेलंगाना के बाद जो तमिलनाडु का दौरा है वो भी बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है शैला, क्योंकि आत्मनिर्भरता के और हम और कदम बढ़ाते जा रहे हैं, और अगर न्यूक्लियर एनर्जी की बात की जाए तो भी हम अब बहुत आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। बिल्कुल, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं और इस दिशा में देखा जाए तो प्रधानमंत्री की ये जो अपील है आत्मनिर्भर भारत की, वो बहुत ज़्यादा रंग लाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है, देखते रहिए नया सवेरा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुला बनूं जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो झूठ बोला ना। इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माय जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। एनपीएस भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा हूँ। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में स्वदेशी रक्षा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए डेफ कनेक्ट 2024 का उद्घाटन करेंगे। डेफ कनेक्ट देश के रक्षा नवाचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह सशस्त्र बलों, रक्षा उद्योग, स्टार्टअप, शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं सहित प्रमुख हितधारकों को एकजुट करेगा। इस आयोजन का उद्देश्य सार्थक जुड़ाव को बढ़ावा देना, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना और रक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है। यह आयोजन रक्षा क्षेत्र में भारत की अग्रणी उद्योगों से बड़ी संख्या में नव प्रवर्तकों और निवेशकों को आकर्षित करेगा। और दिल्ली में कथित शराब घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने जांच में शामिल होने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज फिर से बुलाया है। ये ईडी का केजरीवाल को 8वां समन है। केजरीवाल अभी तक ईडी की जांच में शामिल नहीं हुए हैं। तो ईडी के सामने केजरीवाल की पेशी है आज और यह 8वां समन है। और हमारे संवाददाता भी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। शैला, बिल्कुल, तो ईडी के सामने केजरीवाल की आज पेशी है, लेकिन बड़ा सवाल यही है भावना के जो है अरविंद केजरीवाल इस समन पर ईडी के समक्ष जो है पेश होंगे या नहीं, क्योंकि कई समन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा भेजे जा चुके हैं, लेकिन उसकी लगातार अनदेखी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। कभी कोई बहाना और कभी कोई बहाना, और आखिरकार वो सामने नहीं आ रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं इस पर। और इससे पहले भी शैला, राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्होंने वर्चुअल तौर पे वो पेश तो हुए थे, लेकिन अब तक 7 समन भेजे जा चुके हैं और 8वां समन आज है और लगातार नजरअंदाज करते हुए आ रहे हैं। और इससे पहले भी आपके कई मंत्री जो हैं इस घोटाले को लेकर जेल में बंद हैं। भावना, एक चीज़ है जो लगातार जो है अरविंद केजरीवाल की शुरुआत से रही है कि वो हर छोटी छोटी चीज़ पर सामने आते हैं, एक बयान देते हैं, वीडियो बनाते हैं, उसे जनता के सामने देते हैं और कहते हैं कि हर चीज़ पर अपना क्लैरिफिकेशन देते हैं। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अभी तक अरविंद केजरीवाल का कोई क्लैरिफिकेशन सामने नहीं आया। और नीरज सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। नीरज, आज भी यही सवाल बना हुआ है कि क्या वो ईडी के समक्ष पेश होंगे, अपनी बात कहेंगे?
देखिए, पिछले 7 समनों में जिस तरह का व्यवहार उनका रहा है उसे देखकर तो उम्मीद कम है कि अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश होंगे, क्योंकि 8वां सम्मन उनको इशू किया जा चुका है। लेकिन उसके बाद भी लगातार जिस तरह का रवैया उनका रहा है, आप देखें कि किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। वो लगातार ये कह रहे हैं कि ईडी के जो सम्मन है वो गैर कानूनी है। कभी वो ईडी से पूछते हैं कि क्या उनको मुख्यमंत्री के तौर पर बुलाया जा रहा है, क्या उनको जो आम आदमी पार्टी के प्रमुख के तौर पर बुलाया जा रहा है, क्या उनको गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है, या फिर उनको आरोपी के तौर पर बुलाया जा रहा है। इस तरह के तमाम जो आरोप हैं वो प्रवर्तन निदेशालय के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर ये लगाते हैं। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से ईडी इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में भी गई है, और ईडी ने ये कहा भी है कि लगातार सम्मनों के बावजूद अरविंद केजरीवाल ईडी के सवालों के जवाब देने के लिए पेश नहीं हो रहे हैं। जबकि अरविंद केजरीवाल की जो भूमिका है वो काफी महत्वपूर्ण है दिल्ली की शराब नीति घोटाले को लेकर। और जहां तक ईडी के सम्मनों का प्रश्न है तो मैं आपको बता दूं, मनी लॉन्ड्रिंग की धारा 50 उसकी उपधारा 3 ये कहती है कि अगर ईडी किसी भी व्यक्ति को सम्मन इशू करती है तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को ईडी के सामने सवालों के जवाब देने होंगे, ईडी को बताना होगा जो सवाल ईडी के अधिकारी या ईडी की टीम उनसे पूछती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार ईडी के सम्मनों की उपेक्षा कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह के आरोप अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम सहयोगियों को ऊपर लगे हैं, आपने देखा होगा कि किस तरीके से प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में ये सिद्ध किया था कि शराब जो दिल्ली की शराब नीति थी उसके तहत प्राइवेट जो प्लेयर थे उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये पूरी की पूरी नीति लाई गई। साउथ लॉबी से बड़े पैमाने पर पैसा लिया गया। इसके अलावा जो लिकर जो मालिक थे उनसे भी बड़े पैमाने पर पैसा लिया। समीर महेंद्रू का इंडो स्पिरिट के जो मालिक हैं उनका नाम भी सामने आया था, उनको जेल भी जाना पड़ा था। और इंडो स्पिरिट के मालिक ने ये बताया भी था कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के करीबियों तक उसने पैसा पहुंचाया था। अरविंद केजरीवाल की बात हुई थी कि कविता से। तो ये एक बड़ा खेल है और इसमें अरविंद केजरीवाल की जो भूमिका है वो काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार ईडी के सम्मनों का सामना नहीं कर रहे हैं और कह सकते हैं कि बेतुके बयान दे रहे हैं कि ईडी के सम्मन गैर कानूनी है, जबकि ईडी ने बाकायदा तमाम सबूतों के आधार पर अरविंद केजरीवाल को सम्मन किया था और कहा था कि वो पूछताछ में शामिल हो ताकि कई सारी चीजें क्लियर की जा सके। जी भावना। बिल्कुल नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बता दें कि आज वित्त वर्ष 2024-25 के लिए दिल्ली सरकार का बजट भी पेश किया जाएगा। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी विधानसभा में बजट पेश करेंगी। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 15 फरवरी से शुरू हुआ है और इसकी अवधि 8 मार्च तक बढ़ा दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ आज सदन में वोट के बदले नोट मामले में अहम फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि सदन में वोट के लिए रिश्वत में शामिल सांसदों और विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से छूट दी जाए या नहीं। 5 अक्टूबर 2023 को 7 जजों की संविधान पीठ ने 2 दिनों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। 5 जजों की संविधान पीठ ने 1998 के पीवी नरसिम्हा राव मामले में अपने फैसले पर फिर से विचार करने का फैसला किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये राजनीति की नैतिकता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाला महत्वपूर्ण मुद्दा है। 1998 का नरसिम्हा राव फैसला सांसदों को मुकदमे से छूट देता है। नया सवेरा में अब आगे बढ़ते हैं और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीबीआई ने 20 लाख रुपए की रिश्वतखोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने NHAI के GM और DGM और एक निजी कंपनी के 2 निदेशकों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने रिश्वत की रकम समेत 1.1 करोड़ रुपए भी बरामद किए हैं। आरोपियों में से एक नागपुर में प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट का जनरल मैनेजर है। उसकी पहचान अरविंद काले के रूप में की गई है, जबकि दूसरा आरोपी MP के हरदा में NHAI का डिप्टी जनरल मैनेजर ब्रिजेश कुमार साहू है। इसके साथ ही भोपाल स्थित निजी कंपनी के 2 निदेशकों और 2 कर्मचारियों अनिल बंसल और कुणाल बंसल भी इस रिश्वतखोरी के आरोपी हैं। आरोप है कि NHAI के अधिकारियों ने आउटर रिंग रोड परियोजना के लिए रिश्वत के बदले लंबित बिलों के प्रोसेसिंग और कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने समेत लंबित मामलों को निपटाने के लिए राशि स्वीकार की थी। मामले में विस्तृत जांच चल रही है। आरोपियों के कई दफ्तरों और आवासों पर तलाशी ली जा रही है। सीबीआई की तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण भी बरामद किए गए हैं।
और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के सड़क हादसे की खबर आपको बताते हैं। एक व्यक्ति की इसमें मौत हो गई है, जबकि 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। जहांगीरपुर थाना क्षेत्र में एक कार के नहर में गिरने से यह हादसा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, 3 लोग लापता हैं। बुलंदशहर जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया है कि 8 यात्रियों से भरी एक कार नहर में गिर गई, 5 को बचा लिया गया। इनमें से एक बच्चे की मृत्यु हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल हैं और 2 सुरक्षित हैं। लापता 3 लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ भी तलाशी अभियान में शामिल है। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला नया सवेरा पर जारी रहेगा, आप कहीं मत जाइएगा। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। मैंने अपना एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना एनपीएस नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया, मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा एनपीएस अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर द सेम अकाउंट टू माय न्यू कंपनी। एनपीएस किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है, जहां मैं वहां मेरा एनपीएस अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा। जी हाँ, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश को विकसित बनाने के लिए जहां नई उमंग और नई ऊर्जा से युवा वर्ग अपना योगदान दे रहा है, तो वहीं सरकार भी युवा शक्ति का सामर्थ्य को सम्मान देते हुए राष्ट्रीय योजनाओं और प्राथमिकताओं में शामिल कर उन्हें सशक्त बना रही है। क्योंकि युवा सशक्त होगा तो ये देश भी सशक्त होगा। देश को विकसित बनाने के लिए 4 प्रमुख अमृत स्तंभों में से एक युवाओं पर पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार का पूरा फोकस रहा है। दरअसल पीएम मोदी का दृष्टिकोण देश के युवाओं को देश की राष्ट्रीय योजनाओं, प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल करना है। इसलिए सरकार युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मिशन मोड में काम कर रही है। पिछले 1 दशक की बात करें तो युवा कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। जैसे एमबीबीएस सीटें 10 साल पहले 50,000 से बढ़कर अब 1 लाख से ज्यादा हो गई हैं। पोस्ट ग्रेजुएट सीटें 2014 में 30,000 से बढ़कर अब 70,000 हो गई हैं। 2014 के बाद से देश में बड़ी संख्या में उच्च शिक्षा के नए संस्थान स्थापित किए गए हैं, जिनमें 7 आईआईटी, 16 ट्रिपल आईटी, 7 आईआईएम, 10 एम्स और 390 विश्वविद्यालय शामिल हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के व्यापक नेटवर्क के तहत अलग अलग चरणों में 1.37 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया गया। उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 2021 और 22 में लगभग 4.33 करोड़ हो गया, जबकि 2014 और 15 में नामांकन 3.42 करोड़ था। इसमें लगभग 91 लाख यानी 26.5% की वृद्धि हुई है। AISHE 2021 और 22 के अनुसार कुल छात्रों में से लगभग 78.9% स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में नामांकित हैं और 12.1% स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में नामांकित हैं। पीएचडी नामांकन 2014 और 15 में 1.17 लाख की तुलना में 2021 और 22 में बढ़कर
2.12 लाख हो गए हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों, IIT और NIT में छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए वित्त वर्ष 2024 और 25 में अनुमान से अधिक बजट आवंटित हुआ है। वित्त वर्ष 2023 और 24 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्कृष्टता के 3 केंद्रों की स्थापना योजना की घोषणा की गई थी। इसके लिए वित्त वर्ष 2024 और 25 में 255 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। सशस्त्र बलों में शामिल होने और राष्ट्र की सेवा करने वाले युवाओं के लिए अग्निपथ योजना के तहत मिला सुनहरा अवसर। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से स्टार्टअप इंडिया की पहल, जिससे देश का आर्थिक विकास हो और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हो। युवाओं को उनकी आकांक्षाओं को साकार करने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के उद्देश्य से मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म का शुभारंभ। अटल इनोवेशन मिशन के जरिए युवाओं को नवाचार और उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देने और तैयार उत्पादों को पेश करने के मिल रहे हैं अवसर। PM श्री योजना के तहत 14,500 स्कूलों को और बेहतर बनाकर किया जाएगा सर्वांगीण विकास। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाले इस नए भारत में देश का हर युवा नई ऊर्जा और नई उमंग से देश को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए अपनी सार्थक भूमिका निभा रहा है, जिससे विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और चलिए अब बारी है अखबारों की सुर्खियां जानने की। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए चलते हैं आपको DD न्यूज की न्यूज रूम, जहां हमारी सहयोगी संध्या शर्मा मौजूद है। संध्या, सुप्रभात। क्या है आज विभिन्न अखबारों की प्रमुख सुर्खियां? जी भावना, अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत कर लेते हैं। 10 दिन 12 राज्य और 29 प्रोग्राम। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से तेलंगाना से भाजपा का चुनावी शंखनाद करेंगे और इस दौरान वो जन के मन की बात भी जानेंगे, तमाम सौगातें भी राज्यों को देंगे। इस खबर को आज सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ अपने पहले पेज पर प्रकाशित किया और बताया कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक प्रधानमंत्री के जो ये 29 प्रोग्राम रहेंगे वो किस तरह से रहने वाले हैं। इसके अलावा सभी अखबारों में आज एक और खबर देखने को मिली। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक की और इस दौरान उन्होंने विकसित भारत का संकल्प लेते हुए मोदी 3.0 सरकार की रूपरेखा पर चर्चा की और साथ ही अपने सहयोगियों से ये भी कहा और शुभकामनाएं देते हुए कि जाइए, चुनाव जीत कर आइए और फिर जल्दी मिलेंगे। इसके अलावा एक और खबर की बात करें तो आज सभी अखबारों में देखने को मिली और दैनिक जागरण अखबार ने अपने राष्ट्रीय पेज पर ली है और बताया कि पानी में अब जांच करेगा रोबोट। जी हाँ, मरीन रोबोट तैयार किया गया है जो कि डूबे हुए लोगों का आसानी से पता लगाएगा। आपको बता दें कि IIT मंडी और पलक्कड़ के शोधकर्ताओं ने ये तकनीक तैयार की है और आमतौर पर समुद्र में जांच के लिए 2 से 3 माह का समय लगता है, लेकिन ये जो रोबोट है ये समय भी घटाएगा और साथ ही साथ बांधों की जांच के लिए जो गोताखोर जाते हैं उनको सुरक्षित नहीं माना जाता है, तो उसमें भी ये सहयोग करेगा। इसके अलावा नौसेना की ताकत किस तरह से बढ़ेगी, इस खबर को भी आज सभी अखबारों ने लिया है और बताया है कि संभवतः बुधवार को INS गरुड़ में नवनिर्मित MH-60 RC हॉक को हेलीकॉप्टर को नौसेना में शामिल कर दिया जाएगा और इसे रोमियो हेलीकॉप्टर नाम दिया गया है। तो इस खबर को भी आज अखबारों ने लिया है। एक और खबर राष्ट्रीय सहारा अखबार ने अपने मार्केट पेज पर ली है और बताया कि ब्याज दरें बढ़ने से आकर्षक हुई है FD, यानी कि लोगों का FD की तरफ रुझान बढ़ा है और RBI के जो आंकड़े आए हैं उसमें बताया गया है कि इस योजना से हिस्सेदारी जो है वो 63% हो गई है। और चलते चलते एक और खबर की बात कर लेते हैं जो कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के विश्वास और भरोसे से जुड़ी हुई है। जी हाँ, उन्होंने भरोसा जताया और कहा है कि चिप विनिर्माण के क्षेत्र में भारत जो है वो मजबूत ताकत बनकर उभरेगा। तो आज के अखबारों में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई ये है तमाम खबरें। तो बहुत धन्यवाद संध्या, हमारे दर्शकों तक तमाम अखबारों की सुर्खियों को पहुंचाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अब आगे और अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें।
तो 3 हफ्तों के लंबे इंतजार के बाद आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में शहबाज शरीफ दूसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के गठबंधन के नेता शहबाज शरीफ को 336 सदस्यों वाले सदन में 201 वोट मिले। शहबाज शरीफ ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा समर्थित उम्मीदवार उमर अयूब को हराया, जिन्हें कुल 92 वोट मिले थे। शहबाज शरीफ को बहुमत मिलने की घोषणा के बाद इमरान खान के समर्थन वाली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्टी ने विरोध दर्ज कराया और इमरान खान की रिहाई की मांग की। गौरतलब है कि इससे पहले शहबाज ने अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और अगस्त 2023 तक पद पर आसीन रहे। आपको ये भी बता दें कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में आम चुनाव हुए थे, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को 108 सीटें मिली थीं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की झोली में 68 सीटें आईं और इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदस्यों ने निर्दलीय चुनाव लड़कर 92 सीटें अपने नाम की थी, जो कि सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था और ऐसे में लंबे विचार विमर्श और बातचीतों के दौर के बाद दोनों पार्टियों में प्रधानमंत्री पद को लेकर सहमति बनी। बढ़ते अब अगली अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में हाल ही में बने बैप्स हिंदू मंदिर में रविवार को 65,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। मंदिर की ओर से जारी एक बयान में बताया गया है कि जैसे ही मंदिर खुला तो सुबह के समय 40,000 और शाम के करीब 25,000 से अधिक श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। मंदिर का निर्माण बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था की ओर से करीब 700 करोड़ रुपए की लागत से 27 एकड़ में कराया गया है। मंदिर का डिजाइन वैदिक वास्तुकला और मूर्तियों से प्रेरित है। इन स्थापित की गई मूर्तियों का निर्माण भारत के कारीगरों द्वारा किया गया है। साथ ही मंदिर को तैयार करने में सफेद संगमरमर और गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। यह मंदिर भगवान स्वामी नारायण को समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने 14 फरवरी को इस मंदिर का उद्घाटन किया था, जिसे 1 मार्च से आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं ने मंदिर की वास्तुकला से लेकर यहाँ की व्यवस्था पर भी काफी खुशी जताई है। मंदिर तो बहुत सुंदर है प्रभु जी, इसका कलाकारी जो बनाया गया है वो बहुत सुंदर है। And look at the crowd! Oh my God, it's amazing. I never realized that these many Indians, even Hindus are here to worship the God. It has done very well, and the facilities here are really good. As you can see, I'm in a special condition, but the way it has been treated, the way I have been taken to the temple has also been amazing. And the crowd has been a lot, but so far the experience has been amazing, and I expect all of you to come visit, and I wish all of you to have a blessings of Ram here. यहाँ एकजुट तमिल, तेलुगु, मलयालम, महाराष्ट्री, कुछ भी हो, गुजराती, पूरा भारत आज एक साथ दिख रहा है, एक जगह दिख रहा है। All the volunteers were great. They are doing a great job. They were very helpful, and I think it's hard to handle such a huge crowd. I was actually overwhelmed by seeing. I did not expect it like that many people over here. और यहाँ के मैनेजमेंट, यहाँ के मंदिर, सभी लोग एकदम डिसिप्लिन, सुंदर बिहेवियर, सब कुछ देते हुए अद्भुत हम लोग भगवान के दिव्य ये मंदिर बना हुआ इस युवई में। और हमें यहाँ के इतना महसूस हुआ कि हमें जो रास्ता इंडिया में सारे भगवानों के दर्शन अलग अलग जगह जाके करने पड़ रहे हैं, वो सब हमको यहाँ पर एक ही जगह दर्शन हुए। It was an experience out of this world, so surreal, coming together with just one purpose and just to take that blessings from the Almighty. I think it's such a beautiful temple, like yeah, such intricate details, like everything is done so well, and it's so peaceful and serene. I feel so good coming. खबर पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के काफिले की एक कार कल दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना में सुकांत के सिर पर चोट लगी है। सुकांत के अंगरक्षक भी घायल हो गए। शांतिपुर जाने के रास्ते में ये दुर्घटना धुबुलिया में बाबला बाईपास के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर हुई। बंगाल भाजपा ने एक्स पर हादसे की तस्वीर साझा की है और कहा है कि मजूमदार पर जानलेवा हमला किया गया। एक्स पर पार्टी ने आगे ये भी कहा कि बंगाल के लोगों के समर्थन के कारण मजूमदार को बचा लिया गया है।
भाजपा ने हादसे की जांच की मांग की है, जिससे कि ये साफ हो सके कि हादसा महज एक इत्तेफाक था या फिर किसी की साजिश थी। और अब खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज अपने मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या धाम में श्री रामलला के दर्शन करेंगे। कैबिनेट की बैठक के बाद मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के सभी सदस्य अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के दर्शन करने जाएंगे। मंत्रियों के साथ उनका परिवार भी साथ में होगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए नया सवेरा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दो, SBI बदल रहा है, क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 14 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प, विकसित भारत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आइए अब बात करते हैं कारोबार जगत की फटाफट अंदाज में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सभी राज्य और केंद्रीय माल एवं सेवा कर GST के प्रवर्तक प्रमुखों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। सम्मेलन में कर चोरी रोकने के उपायों पर होगी चर्चा। IT और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि निवेश से भारत में बेहतरीन डिजाइन वाले सेमीकंडक्टर तैयार हो सकेंगे। इस सेक्टर में ताइवान, दक्षिण कोरिया और चीन का दबदबा कम होगा और अगले 5 साल में चिप मेकर्स की दुनिया का बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा भारत। वेदांता रिसोर्सेज के वित्त वर्ष 2024-25 में $110 करोड़ का कर्ज मैच्योर हो रहा है। कंपनी का कहना है कि वो इस कर्ज को आगे नहीं बढ़ाएगी। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ से पहली बार देश में EV को लेकर राज्यों से लेकर केंद्र के स्तर पर जारी नीतियों का तुलनात्मक अध्ययन पेश किया गया। अध्ययन में बताया गया है कि वर्ष 2022 से वर्ष 2030 के बीच भारत में बिजली से चलने वाले वाहनों का बाजार 40% सालाना वृद्धि की रफ्तार से बढ़ सकता है। देश में जितने वाहनों की बिक्री होती है उनमें EV की हिस्सेदारी महज 1% है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे वर्ष 2030 तक बढ़ाकर 30% करने का लक्ष्य रखा है। लक्ष्य के मुताबिक तब तक देश में 90 लाख इलेक्ट्रॉनिक वाहन हो जाएंगे और इसकी वजह से भारत में 2.8 करोड़ टन कम कार्बन उत्सर्जन होगा। भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के मामले में दूसरे देशों पर निर्भरता घटाना चाहता है, जिस वजह से सरकार नए प्लांट लगाने के लिए $10 अरब की प्रोत्साहन राशि दे रही है। और अब खबरें देखते हैं खेल जगत से हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स रैप में। दो बार की फाइनलिस्ट भारत ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। भारत ने न्यूजीलैंड को हटाकर शीर्ष स्थान हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को वेलिंगटन टेस्ट में 172 रन से हरा दिया है। 369 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम 196 रन पर आउट हो गई। पिछले 2 दशक में ये ऑस्ट्रेलिया की न्यूजीलैंड पर 20 टेस्ट में 17 में जीत रही। ऑस्ट्रेलिया ने इस दौरान सिर्फ एक मैच गंवाया। ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनोर ने मेक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में एलेक्स डी मिनोर ने कैस्पर रूड को हराया है।
मेजर लीग सॉकर में इंटर मायामी ऑरलैंडो सिटी को 5-0 से हराने में सफलता पाई। मायामी के लिए स्टार स्ट्राइकर लायनल मेसी और लुइस सुआरेज ने 2-2 गोल किए। इस जीत के बाद मायामी लीग में शीर्ष पर पहुंच गई है। और अब खबरें फिल्म और ग्लैमर वर्ल्ड से फटाफट अंदाज में। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल के पहला संस्करण का आगाज हो गया है। फिल्म महोत्सव के पहले दिन मणिपुरी फिल्म एक योगी यम को प्रदर्शित किया गया। कृति सेनन और तब्बू स्टारर फिल्म क्रू के पहले गाने नैना का दूसरा टीजर जारी हो गया है। तब्बू ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर टीजर वीडियो को साझा किया है। यह गाना 4 मार्च को रिलीज होगा। दक्षिण भारतीय फिल्मों की दमदार अभिनेत्री वरालक्ष्मी ने परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में निकोलाई सचदेव से सगाई की। वरालक्ष्मी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी। अभिनेत्री तमन्ना भाटिया फिल्म ओडेला 2 में दमदार किरदार में नजर आएंगी। ओडेला 2 एक साथ कई भारतीय भाषाओं में रिलीज होगी। दुनिया भर के प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल्स में धूम मचाने के बाद अब लापता लेडीज का सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन जारी है। रिलीजिंग के महज 2 दिनों में फिल्म ने 3.3 करोड़ का डोमेस्टिक कलेक्शन किया। और अब बात एक खूबसूरत पहल की। एसिड हिंसा से पीड़ित महिलाएं कैसे अपने दुख और कठिनाइयों से उभर कर दुनिया की मिसाल बन सकती हैं, यह अनोखा काम कर दिखाया है मेरठ की एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं ने, जिन्होंने अपने हौसलों की उड़ान से दर्द और अंधकार को पीछे छोड़ दिया है। देखिए इन महिलाओं के हौसलों की उड़ान को दर्शाती ये खास खबर। इरादे नेक हो तो सपने भी साकार होते हैं, और जब कुछ करने की चाहत दिल में होती है तो कामयाबी जरूर मिलती है और रास्ते के कांटे भी निकल जाते हैं। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है मेरठ की तेजाब पीड़ित महिलाओं ने, जिन्होंने अपने सपनों के पंखों को नई परवाज दी है। ये सिर्फ एक कैफे नहीं है, बल्कि ये परिचायक है दृढ़ निश्चय का, ये परिचायक है सशक्तिकरण का। मेरे अटैक को 5 साल हो गए हैं और 1 लाख का फंड मुझे अभी भी केंद्र सरकार के द्वारा मिला है। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के द्वारा मुझे 1 लाख रुपया मिला था। उसी में मैंने अपना ये सेटअप तैयार किया है हम सब ने मिलके। हमारे इस कैंटीन में ना अभी चाय है, कॉफ़ी है, ब्रेकफास्ट में जो भी मतलब समोसा, ब्रेड पकौड़ा जो हम अच्छे से बना सकेंगे वो हम सर्व करेंगे कस्टमर को। तो केंद्र सरकार की तरफ से फंड मिला है, उसका सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। हम नौकरी के लिए दर ठोकरे सिखाते थे एक तरीके से, कि कभी कोई हमारे फेस को देख के हमें उल्टा सीधा बोलता था, हमें काफ़ी फील होता था कि हम पता नहीं हम इस समाज से कि एक तरीके से कि अलग हैं, क्या है, ये सारी चीज़ें हम झेलते थे। लेकिन अब जब हमने ये चीज़ें खुद काफ़ी इधर उधर भागे हैं, हमने सरकार के इधर अधिकारियों के चक्कर काट के अब हमने ये तैयार किया, तो अब हम चाहते हैं कि अब अपना यहीं पर हम काम करें और जैसे भी हमारा चले। हमने यहाँ पे ये चाय है, कॉफ़ी है और खाने में स्नैक्स वगैरह भी रखे हैं। खुद ही बनाते हो, खुद ही सर्व करते हो? मैम हम खुद ही बनाते हैं और खुद ही सर्व करते हैं। कुछ सिरफिरे लोगों की वजह से मेरठ की शिवानी और उन जैसी कई लड़कियों की जिंदगी पर मानो ग्रहण लग गया था। इस ग्रहण को खत्म करने के लिए शिवानी ने हिम्मत नहीं हारी और दोषी लोगों को सजा भी दिलवाई। शिवानी को सरकार की तरफ से 5 लाख का मुआवजा भी मिला था, पर जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। कहीं न कहीं उसे समाज में तिरस्कार की भावना का सामना भी करना पड़ता था। तभी शिवानी को प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से धनराशि मिली और शिवानी ने सोचा कि क्यों ना तेजाब पीड़ित महिलाओं के साथ कुछ रोजगार किया जाए, और मेरठ तहसील परिसर में एक सेकेंड इनिंग्स कैफे खोला, जिसमें शिवानी जैसी कई तेजाब पीड़ित लड़कियां और तेजाब पीड़ित लड़के भी जुड़ गए। और अब ये मेरठ का पहला ऐसा कैफे है जहां सारा कार्य स्वयं तेजाब पीड़ित लोग ही करते हैं। ये महिलाएं मानती हैं कि अगर दृढ़ निश्चय हो
तो कोई भी बाधा आपको लक्ष्य की प्राप्ति से नहीं रोक सकती। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए मेरठ से संगीता श्रीवास्तव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करते हैं आपकी सेहत की। आज विश्व मोटापा जागरूकता दिवस है। मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या है और यदि ये बच्चों में हो जाए तो चिंता की बात ज़रूर है। बच्चों को पिज़्ज़ा, बर्गर और जंक फूड खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन बच्चों को ये सब खिलाते समय माता पिता ये नहीं सोचते कि इसका परिणाम क्या कुछ हो सकता है। ऐसा भोजन जिसमें स्वाद तो है लेकिन पोषण नहीं, या आपके बच्चे में मोटापे का कारण बन सकता है और कई तरह की बीमारियों के खतरे को बढ़ा भी सकता है। मोटापा एक दुष्चक्र का काम करता है जिससे निकलना मुश्किल है। बच्चों में मोटापा एक बड़ी समस्या है जिसके लिए कई कारण जिम्मेदार हैं। खान पान में गड़बड़ी या जंक फूड व अधिक वसा और तैलीय भोजन का अधिक मात्रा में सेवन, साथ ही शारीरिक श्रम न करना, ऐसे कई कारक हैं जिनकी वजह से वजन बढ़ सकता है। कुछ मामलों में बीमारियां भी इसका कारण हो सकती हैं। आजकल करीब 20% बच्चे मोटापा रोग से ग्रस्त पाए जाते हैं। मोटापे के बहुत सारे कारण होते हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन पर हमारा कोई बस नहीं चलता, जैसे कि आनुवंशिक रोग जिनको हम जेनेटिक डिजीज बोलते हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स जैसे कि थायराइड की समस्या, या कुछ ऐसी दवाइयाँ जो कुछ बच्चों को सेवन करनी पड़ती हैं जैसे कि मिर्गी की दवाइयाँ या मानसिक रोग की दवाइयाँ। लेकिन कुछ कारण ऐसे हैं जो पूरी तरह हमारे नियंत्रण में होते हैं, जैसे कि बच्चों में बढ़ता स्क्रीन टाइम जो कि बच्चों के व्यायाम और बाहरी खेल कूद को प्रभावित करता है, उसके लिए टाइम कम छोड़ता है, या बच्चों के द्वारा अत्यधिक प्रोसेस फूड खाए जाना, संतुलित आहार ना खाना जिससे कि उनको ज़्यादा फैट और ज़्यादा रिफाइंड शुगर मिलते हैं जो कि वजन बढ़ाने में सहायक होते हैं। आजकल न सिर्फ वयस्क बल्कि बच्चे और किशोर भी मोटापे से प्रभावित हो रहे हैं। बचपन से मोटा होना चिंता का विषय है क्योंकि मोटे बच्चे अधिकतर मोटे वयस्कों के रूप में विकसित होते हैं। बच्चों में मोटापा होने पर कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, या ये कहें कि बच्चों में मोटापा अपने आप में तो समस्या है ही, साथ ही कई अन्य गंभीर बीमारियों के लिए प्रवेश द्वार भी है। व्यक्ति मोटापे की किस श्रेणी में आता है, इसे BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स से मापा जा सकता है। मोटापे को मापने का पैमाना बॉडी मास इंडेक्स कहलाता है, जो कि बच्चों के वजन और लंबाई पर निर्भर करता है। 85 परसेंटाइल से 95 परसेंटाइल वाले BMI वाले बच्चे ओवरवेट कहलाते हैं या ज़्यादा वजन वाले कहलाते हैं, और जो 95 परसेंटाइल से ऊपर निकल जाते हैं उनको हम मोटापा रोग से ग्रसित या ओबीस बोलते हैं। मोटापे के कुछ लक्षण शरीर का स्थूलकाय दिखना, चलने में सांस फूलना, जोड़ों में दर्द या सांस पे दिक्कत हो सकती है। यदि मोटापा रोग आ गया है तो इससे ठीक किया जा सकता है यदि हम अपनी दिनचर्या को चेंज कर लें, नियमित व्यायाम करें, नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं, यदि कोई हार्मोनल समस्या है तो उसका इलाज कराएं और अपना भोजन संतुलित रखें। अवसाद में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अवसाद मोटापे को बढ़ाता है। बच्चों में मोटापा होने पर मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, नींद संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है जिसमें शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का उपयोग नहीं कर पाती। किशोरियों में पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का खतरा बढ़ता है। स्वास्थ्य समस्याओं के साथ मोटे बच्चों में आत्मविश्वास में कमी आती है और वो अक्सर डिप्रेशन यानी अवसाद की गिरफ्त में आ जाते हैं। मोटापे से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं में मामूली वजन घटाने से सुधार हो सकता है। शुरुआत से ही बच्चों के रहन सहन और खान पान की आदतों पर ध्यान दें जिससे बच्चे में मोटापा ना हो और वो स्वस्थ रहे। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और नया सवेरा में अब बात मौसम की।
दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश के आसार हैं। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार में आज के लिए बारिश और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है। उधर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। आइए अब जानते हैं विभिन्न राज्यों और शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान। तो इसी के साथ नया सवेरा के आज के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं बिहार में प्राकृतिक सौंदर्य की छटा को समेटे हुए कुछ खूबसूरती के साथ। जी हाँ, ये जो प्राकृतिक छटा आपको दिख रही है आपके सामने तस्वीरों के जरिए, ये अपनी पहाड़ियों से पर्यटकों में काफ़ी आकर्षित करता है। आप भी इन प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लीजिए और आपका दिन जो है वो मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे शहला और नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।